आपकी बात अधूरी रह गई थी। वो कुछ विश्लेषण किया था मिथिलेश जी ने और बताया था कि क्या ये, हाँ बताइए। ये उनका पर्सनल विश्लेषण हो सकता है, मगर ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी मैम, मैं दोबारा आता हूं। देखिए, चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्वां जीत गए चुनाव। जी हाँ, बीजेपी से 2 बार चुनाव जीत कर आए और इस बार तीसरी बार बीजेपी से टिकट जब नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दिया और राहुल कस्वां चुनाव जीत गए। इसका मतलब यह कि देवेंद्र झा जड़िया चुनाव हार गए। मिथिलेश जैमिनी जी, काका का क्या होगा? मिथिलेश जैमिनी जी, चुरू से राहुल कस्वां जीत गए, काका मतलब राजेंद्र राठौर का क्या होगा? अब आवाज मैं कहूंगा कि मिथिलेश जैमिनी जी जो स्टूडियो मौजूद है। अच्छा ठीक है, लगातार जानकारी और खबरें आती जा रही हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, न्यूज रूम से हमारे साथ ममता जुड़ी हुई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ममता, अभी क्या अपडेट है और हलचल क्या है, क्योंकि चूरू से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है राहुल कस्वां जीते हैं, जरा बताइए। बिल्कुल आयुषी, साफ तौर पर माहौल जो है वो इस वक्त बहुत खुशनुमा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में भी खुशी और बीजेपी के खेमे में भी खुशी है। लेकिन अभी जीत का जो फासला है वो थोड़ा दूर जरूर है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो लगातार चुनाव के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ। निरंजन जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसा लग रहा है ये मुकाबला? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो ईवीएम की इज्जत बच गई और दूसरे नंबर पे ये चुनाव इस तरीके का हो रहा है जिसके अंदर कांग्रेस भी अपने आप को खुश कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसा नहीं कि रोने धोने वाली कोई बात नहीं, यानी कि तू ना हम जीते ना तुम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। कहीं ना कहीं ये चुनाव इस तरीके से जा रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम इसको बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1984 के बाद में कोई पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी है कि जो आज भी 250 सीटों के 10 साल का शासन चलाने के बाद में भी 250 सीटों के साथ अपने आप को केंद्र के अंदर लेके आ रही है। और तीसरी तरफ सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो अभी जिस तरीके से 3-4 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे आप उड़ीसा के अंदर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां पे बम्पर मेजोरिटी के साथ विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। और अगर आंध्रा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ वहां पे सरकार बनाने जा रहा है। और अरुणाचल में तो आपको पता ही सरकार रिपीट हुई है। और इधर अगर आप देखेंगे, एनडीए अगर 300 की टैली में आता है और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 250 की टैली में आती है, तो इसको आप ये मत मानिए कि ये कोई हार की तरफ जा रहा है या कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। ये फर्क केवल इसलिए आया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को एक आदत डाल दी, पहले 282 और उसके बाद में 303 और उसके बाद में 400 पार का नारा। मतलब बीजेपी आपको कहां पर लग रही है, बीजेपी कितना क्रॉस कर पाएगी? देखिए, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी मुश्किल से 300 जो है वो क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखें मार्जिन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, 50-60 सीटों का मार्जिन है और अभी जो है वो नतीजे आते जा रहे हैं। जिस तरीके से बैलेट खुलते जाएंगे, मतगणना होती जाएगी और उस तरीके से जो रुझान है वो और बढ़ते जाएंगे। हो सकता है इंडिया अलायंस जो है वो 230, 250 या 260 भी क्रॉस कर जाए और एनडीए जो है वो 270 या 280 पे आकर के सिमट जाए। तो अभी जल्दबाजी है इन सारी की सारी बातों को कहना, बट ये कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अब एक बैलेंसिंग सिचुएशन है कि जहां पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच में एक बैलेंसिंग अप्रोच आएगी, जिससे कि जो पहले विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि देश के अंदर विपक्ष कमजोर है, मीडिया जिस तरीके से आरोप लगाता था विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा उस तरीके की और विपक्ष उस तरीके के मुद्दे नहीं उठा पा रहा, तो विपक्ष ने आज साबित करा कि विपक्ष ने उन तरीके के मुद्दे उठाए कि जिस तरीके से रुझान जो है वो हमारे सामने है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के अंदर और 2019 के अंदर हम बात करते थे और देखते थे कि एकदम से क्लीन स्वीप हो जाता था, चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या बाकी सारे राज्यों की बात करें, तो एक बेहतर पोजीशन की तरफ विपक्ष जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। राकेश जी, कांग्रेस की बढ़त के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कि राजस्थान की बात कर लूं या फिर देश की भी बात कर लूं, राहुल गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और 2-2 सीट से उतरे थे और दोनों सीट से आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने अपने लेवल को अपग्रेड तो किया है। जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की, लोगों का कहीं ना कहीं उनकी रैंकिंग के अंदर जो पहले हम देखते थे, अगर लोग प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखना चाहते हैं, 60-65% लोगों का मत नरेंद्र मोदी जी के फेवर में था और राहुल जी के फेवर में 8 से 10% लोग थे और वो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। आज लगभग 20-22% लोग हैं जो उनको भी प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करना चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने अपग्रेड तो किया है और इसके पीछे उनकी मेहनत तो है ही। और डेफिनेटली जो इंडी गठबंधन ने काम किया और शायद देश की जनता को वो अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे, किस तरीके से हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे,
कुछ ऐसी लुभावनी योजनाएं थी जिसका इम्पैक्ट पड़ा, और उसके अलावा कुछ ऐसे वहम भी या एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश भी की गई AI टूल्स के माध्यम से कि आरक्षण छीन लेंगे, संविधान खत्म कर देंगे। एक वर्ग के अंदर उन्होंने एक भय पैदा करने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी रहे। और कुछ जो टिकटों का बंटवारा हुआ वो इस तरीके से हुआ, और कुछ जातिगत समीकरणों में शायद इंडी गठबंधन उसको साधने में ज़्यादा कामयाब रहा और NDA थोड़ा सा उसमें पिछड़ा हुआ महसूस हुआ। टिकटों के बांटने की बात आ रही है। विधानसभा में हमने सुना था कि किस तरीके से कांग्रेस ने ये सोचा कि कहीं हमसे मिस्टेक हुई थी, हमने टिकटों को सही से नहीं बांटा। क्या आपको लग रहा है लोकसभा में बहुत अच्छे से बांटा गया, इसीलिए शायद नतीजा ऐसा है, कुछ नए चेहरों को मौका दिया कांग्रेस ने? नहीं, इसमें मैं सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी त्रुटि देख रहा हूँ। और उसके अंदर अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी, मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि किसी के लिए भी अहम और वहम सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक अपना मुगालता पाल लिया और अपने संगठन का भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का संगठन का भी पूरा हमें वो परिश्रम दिखाई नहीं दिया। क्योंकि संगठन के अंदर भी आपने देखा होगा, चाहे पहले चरण की बात करें चाहे दूसरे चरण की बात करें, जहां ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज भारतीय जनता पार्टी करके जा रही है, उस चीज़ की बात बता रहा हूं। वहां पर सबको ऐसा लगने लग गया कि मोदी जी आएंगे 400 पार करवा के ले जाएंगे। संगठन का, मोदी जी का काम है लोगों को अपने समर्थन में लाना, लेकिन संगठन का काम है उनको बाहर निकाल करके ईवीएम तक ले जाना। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी एक प्रभाव था। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा हंसी खुशी वाली बात में बोलूं तो नंबर वो आ गया जो राहुल गांधी जी जो कल सिद्धू मूसेवाला का जो गाना बता रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिट बैठ गया। लगातार वो एक ही आंकड़ा बता रहे थे कि वो गाना सुना है ना सिद्धू मूसेवाला, वही आंकड़ा आएगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस तो उस आंकड़े पर नहीं पहुंच रही है। वो गाना मैं बता रहा हूँ, वो गाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पे लागू हो गया, क्योंकि वही 295 के करीब भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के मूल्यांकन करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है राजस्थानी के अंदर आंकड़ों जठे पड़ियों को नहीं, यानी कि ठोकर तो लगी लेकिन गिरा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ठोकर तो लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गिरी हुई नहीं मानी जाएगी, हारी हुई नहीं मानी जाएगी। हाँ, उनके लिए ये मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है। और जो कमियां उनके अंदर रही, चाहे वो टिकट बंटवारे की कमियां रही या जिस तरीके से राजनीति के अंदर जो वन वे कम्युनिकेशन है, वो सबसे खतरनाक चीज है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि वन वे कम्युनिकेशन की तरफ जा रही है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जनता उनसे क्या चाहती है उनकी बात ना सुन करके अपनी बात केवल जनता तक सुनाना। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों के ऊपर दोबारा से अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से पुनर्विचार करना चाहिए। अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरे हिसाब से जिसको कहते हैं हार वाली चीज मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं मान के चल रहा, बल्कि एक चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की चीज है या उसके लिए सुखद खबर यह है कि जो आज के 40-50 साल पहले कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आज अगर भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर रुझानों के अंदर 2 सीटों के अंदर आगे जाती हुई दिख रही है, या उड़ीसा के अंदर लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री करती हुई दिख रही है, या तेलंगाना के अंदर इसका गठबंधन जो है वो बड़ा मार्जिन लेकर के जीत रहा है, या तमिलनाडु में खाता खोलते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह, जो आज के 50 साल पहले वाली कांग्रेस थी कि पूरे देश की पार्टी, तो आज भारतीय जनता पार्टी उस दिशा के अंदर अपने कदम बढ़ा रही है। अच्छा, अभी राहुल कसवा आगे चल रहे हैं, जीत की ओर वो है, क्या आपको लगता है? हाँ, जीत चुके हैं, तो वो क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से कुछ नाराजगी हुई, कांग्रेस में चले गए, चेहरे ने कमाल किया है। देखिए, चेहरे ने भी कमाल किया, फिर दूसरा क्या है, वो पिछले 30 साल से उनकी पृष्ठभूमि थी चुरू के अंदर, उनके फादर भी उसमें वहाँ से सांसद रहे हैं और उनका पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। और जिस तरीके से उनको बिना किसी कारण के टिकट उनका काट दिया गया, तो मुझे लगता है वो कुछ जातिगत समीकरण भी ऐसे बने कि जिसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झांझरिया को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। और राहुल कसवा ने, कि वो बार बार भी ये पूछते रहे ट्विटर पे, मेरी गलती क्या थी, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, मुझे इसका बताया जाए। और वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उसको हाथों कांग्रेस ने बुलाया, उनको अपनी पार्टी में लिया और अपनी पार्टी से टिकट दिया, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को साबित किया। और शायद उनकी जनता का विश्वास उनके साथ था, तो उन्होंने विजयश्री हासिल की है, उनको बधाई हो। ठीक है, तो के परिणाम आ चुके हैं और भीलवाड़ा में फिर भाजपा ने हैट्रिक मारी है, और ये हैट्रिक दिलाई है भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने। दामोदर अग्रवाल हमारे साथ हैं, बात करते हैं। दामोदर जी, बहुत बहुत बधाई। कद्दावर नेता सीपी जोशी को रहा है, भाजपा को तीसरी बार आपने यहाँ पे जिताया। बेशक सीपी जोशी साहब कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा
और एक भरोसा आपके माध्यम से और दिलाता हूं कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैंने सदैव लड़ाई लड़ी है। अब कोई कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्सटाइल से आप जुड़े हुए हैं, भिलवाड़ा लोकसभा की नव आप पहचानते हैं, आम कार्यकर्ता रहे हुए हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं। जनता कहीं ना कहीं आप पे निगाहें टिकाए हुए बैठी, उम्मीद लेके बैठी हुई है नए विकास नए नवाचार के लिए। भिलवाड़ा की बैकबोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और मैं टेक्सटाइल के फेडरेशन का भी अध्यक्ष हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इनको आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अभी किस चीज की जरूरत है। भिलवाड़ा का जो हक था टेक्सटाइल पार्क, वो राजनीति के कारण अशोक गहलोत जी ने छीना है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ